हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए क्विकली आप क्वेश्चंस देख लीजिए प्रीमिक्स के, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है शैडो जोन अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में रहे हुए दरवाजा गैस क्रेटर के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है अगेन न्यूज में रहे क्राकुम डेजर्ट के बारे में, जो कि कल ही यूपीपीसीएस में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन सैटर्न से एसोसिएटेड है कि कौन सी गैस सैटर्न में लार्ज क्वांटिटी में है। और पांचवा क्वेश्चन एजियन सी डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। चलिए क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आंसर आ जाता है आपका वेल एंड गुड। कॉन्सेप्ट भी समझिए क्योंकि हमें नहीं पता यूपीएससी में क्या सवाल पूछ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन कहता है अर्थक्वेक वेव्स जो है साइज्मोग्राफ पे जो है डिटेक्ट होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। हाउएवर कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां से ये वेव्स रिपोर्ट नहीं होती। अब जिस रीजन से जो वेव रिपोर्ट नहीं होगी वो रीजन उस वेव का शैडो जोन कहलाएगा कि इस रीजन में ये पर्टिकुलर वेव रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो आपको शैडो जोन से जुड़े हुए दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन कहता है एपिसेंटर से इस पर्टिकुलर जोन को जो है पी और एस वेव्स दोनों का शैडो जोन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है अगर हम सिर्फ एस वेव के शैडो जोन की बात करें इन कंपैरिजन टू पी वेव का शैडो जोन, तो एस वेव का शैडो जोन बहुत ही ज्यादा बड़ा है देन पी वेव्स। नाउ द करेक्ट आंसर हियर इज बोथ 1 and 2। हाँ जी, ये पर्टिकुलर रीजन दोनों वेव्स का शैडो जोन है और अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो एस वेव का शैडो जोन काफी बड़ा है देन पी वेव्स। Now let's understand how. Now the concept is also very important here. Now the first thing to understand here is यहाँ पे कोर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर जो है आपकी आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। ऑल्दो इसी चीज से हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो। बेसिकली ना इनर कोर भी शायद सॉलिड ही होती। रीजन क्या था, हर तरफ से क्योंकि इनर कोर पे प्रेशर बहुत था, साइड में सामान बहुत है ना, तो हर तरफ के सामान से प्रेशर आता गया, इवेंचुअली जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। इसको समझने का थोड़ा सा साइंस का तरीका भी है, याद रखने के लिए बता रही हूं, आपको डेफिनेटली याद रहेगा। देखो आपको पता है आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, द जनरल वंस, वी नॉट टॉक अबाउट द 4th स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड में सामान बहुत ज़्यादा जो है ना क्लोजली पैक्ड होता है, इसमें स्पेसेस बहुत कम होती हैं। साइंस की टर्म्स में इनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम है। सिंपल शब्दों में सामान बहुत ज़्यादा है, बीच में सामान के स्पेस बहुत कम है। लिक्विड में स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है दो सामान के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। गैसेस में सामान बहुत ही दूर होता है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली आउटर कोर था आपका लिक्विड की फॉर्म में, इनर कोर भी ऐसा ही होता, बट हुआ क्या, इस रीजन पे सब जगह से बहुत ज्यादा प्रेशर आया। सो आउटर कोर अगर हम इनर कोर अगर हम मान ले, इनर कोर पे सब जगह प्रेशर आया, उससे क्या हुआ, सामान पास पास आता गया, स्पेसेस कम होते गए, इवेंचुअली स्पेसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो गई। अब उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड। दिस इज व्हाट हैपेंड हियर कि सामान पहले तो दूर दूर था, बट क्योंकि सब तरह से प्रेशर बहुत आया, एक्चुअली स्पेसेस बिल्कुल ही कम हो गई एंड इट टर्न्ड इनटू सॉलिड। राइट, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यदि क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनर कोर सॉलिड क्यों है, तो आप डेफिनेटली जो ऑप्शन इस तरह की बात करेगा उसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ व्हाई इज इट कि शैडो जोन्स बनते हैं, कोर का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रोल है। क्यों, बिकॉज जब भी ये वेव्स कोर की तरफ आती हैं उनको डिफरेंट मीडियम से पास करना पड़ता है। यहां पे एक चीज याद रखना, मीडियम की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर मैं कहूं कि पी वेव्स और एस वेव्स आपकी बॉडी वेव्स हैं, इसका मतलब है कि वो अर्थ की बॉडी के अंदर ही मूव कर रही है। अब ऐसा नहीं होता कि वो सीधे सीधे मूव करती जाए, बेंड करती रहती है। बेंड करने का रीजन है कि ये वेव्स जो हैं दो डिफरेंट मीडियम से पास करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाला मीडियम सॉलिड है, स्पेसेस कम है, तो मूवमेंट उस तरह से होगी। अगर सॉलिड के बाद लिक्विड में जाए और स्पेसेस मिल जाए बहुत ज़्यादा, तो अकॉर्डिंगली कि कहाँ से जगह मिली, वेव जो है बेंड करेगी। सो जब भी ये पी वेव्स या एस वेव पूरे अर्थ के अंदर से ट्रैवल करेंगी, पूरी अर्थ की बॉडी से ट्रैवल करेंगी, क्योंकि डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करेंगी, कहीं लिक्विड है कहीं सॉलिड है, इनमें जो है बेंडिंग डेफिनेटली होगी।
तो ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर बेसिक पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी मीडियम बदलेगा वेव की डायरेक्शन भी बदलेगी डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पर उसको स्पेस मिल रही है टू मूव। सिंपल शब्दों में याद रखने का तरीका है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज शैडो जोन हैपनिंग। पहली चीज आपने समझी क्या कि कोर आपकी दो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में है। दूसरी चीज आपने क्या समझी कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर से, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर से जब वेव घूमेगी या वेव घुसेगी या चेंज होगा उसका पाथ, तो एक्चुअली इट विल बेंड डिपेंडिंग अपॉन किस रीजन में, किस स्टेट ऑफ मैटर में कहां पे स्पेसेस अवेलेबल है। सिंपल शब्दों में, टेक्निकलिटी थोड़ी ज्यादा है, आप उसमें मत जाइए, आप बस बेसिक समझिए याद रखने के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ पी एंड एस वेव्स, राइट। एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड से पास होती है। इसका मतलब है जब एस वेव लिक्विड पे पहुंचेगी, एस वेव यहां से पास ही नहीं करेगी। अब आपकी लिक्विड कौन सी थी? आउटर कोर। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। अब आपको पता है ये आपका आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है। एस वेव आ रही थी, एस वेव जैसे ही यहां पहुंची, एस वेव को मिल गया लिक्विड। लेकिन एस वेव तो याद रखना, एस फॉर एस वेव्स, एस फॉर सॉलिड। एस वेव तो पास ही नहीं करती लिक्विड से, एस वेव तो सिर्फ सॉलिड से पास होती है। अब जैसे ही एस वेव लिक्विड पे आई, उसे रियलाइज हुआ अरे मैं तो लिक्विड से पास ही नहीं करती, एस वेव जो है आगे की तरफ आई ही नहीं। सी दिस इज व्हाट हैपेंस। अब जहां जहां एस वेव आएंगी वो एक्चुअली लिक्विड वाले जोन से पास ही नहीं करेंगी और एक्चुअली वो लिक्विड वाले सारे जोन से दूसरी तरफ चली जाएंगी। जब ये वेव्स आगे पास ही नहीं की, इसीलिए वहां पे ये वेव्स साइज्मोग्राफ ने रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो इसीलिए आप देखो अल्टीमेटली ये जो पूरा जोन है यहाँ पे शैडो वेव्स आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आउटर कोर का लिक्विड था उसके पास ये एंटर ही नहीं हुई, क्योंकि एस वेव्स को तो पता है कि भाई हम तो लिक्विड में नहीं जा सकते। दैट इज व्हाई द एंटायर शैडो जोन इज क्रिएटेड। आप देखो एस वेव पूरा साइड से निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको पी वेव्स में देखते हैं। पी वेव की प्रॉपर्टी है वो गैस, लिक्विड, सॉलिड सबसे पास कर जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसका मीडियम बदलेगा क्या होगा? बेंडिंग होगी। बेंडिंग क्यों होगी? बिकॉज हर मीडियम में स्पेसेस जो है डिफरेंट है। अब पी वेव को बेंड करवाते हैं। चलिए, अब पी वेव जैसे ही आउटर कोर पे पहुंची, आउटर कोर था लिक्विड, अब देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो पी वेव देखो बेंड कर गई, यहां पे भी देखो बेंड कर गई। तो अल्टीमेटली ये जब बेंडिंग होती रहती है, बेंडिंग क्यों हो रही है? बिकॉज मीडियम बदल रहा है। अब बेंडिंग कौन सी तरफ होगी ये जानना आपका काम नहीं है, आपने ये चीज जाननी है कि क्योंकि ये बेंडिंग हो रही है तो इस तरह का पैटर्न निकल के सामने आया है कि 105 डिग्री से 145 डिग्री तक के जोन में पी वेव्स आती ही नहीं है, क्योंकि बेंडिंग इस प्रकार से हो रही है, राइट। आप देखिए अगेन वेव यहां तक आई, बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पे सडनली लिक्विड जोन आ गया। अगेन यहां से वापस आएगी, फिर बेंडिंग होगी, क्योंकि लिक्विड से आप वापस जो है दूसरे जोन में आ गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? बेंडिंग इस तरह से हुई कि 105 डिग्री से 145 डिग्री तक के जोन में पी वेव जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुई। इसी को अगर मैं कलेक्टिवली देखूं तो पी वेव का ये जोन शैडो जोन, यही जोन जो है अगर मैं एस वेव में भी देखूं ये भी शैडो जोन है। तो एक्चुअली 105 डिग्री से 145 डिग्री का जोन दोनों पी वेव्स के लिए और एस वेव के लिए शैडो जोन बना। क्यों? क्योंकि पी वेव तो जी बेंड हो रही थी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मीडियम से पास हो रही थी, और एस वेव तो जी लिक्विड से पास ही नहीं हुई, इसलिए उस रीजन की तरफ आई ही नहीं। पर अगर ये तो आपका पहला ऑप्शन था ना कि 105 डिग्री से 145 डिग्री दोनों के लिए शैडो जोन है, आप कहोगे यस। सेकेंड ऑप्शन क्या था? एस वेव का शैडो जोन बड़ा है। देखिए एस वेव का तो शैडो जोन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये तो चारों तरफ से कोर में जो लिक्विड है उसकी वजह से उस तरफ आ ही नहीं रही। तो यस, एस वेव का शैडो जोन बड़ा है पी वेव से। ठीक है जी, याद रहेगा। अब जितना आपको सही ऑप्शन पता था, अब आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, आपको मेंस में भी अगर आ जाता है ऐसा कुछ लिखने के लिए, आप इन डायग्राम्स को बनाइए और इजीली उसको एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, ये यहां पर लिखे हुए पॉइंटर्स आप इनको पढ़ सकते हैं। तो अब आपको पता है कि बोथ पी वेव एस वेव का शैडो जोन कौन सा है जो कॉमन है दोनों में, लेकिन इन जनरल एस वेव का शैडो जोन बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दरवाजा गैस क्रेटर कौन सी कंट्री से जुड़ा हुआ है? रिसेंटली हमने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था। दरवाजा गैस क्रेटर एक्चुअली तुर्कमेनिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी लाइन बताती हूँ। सो बेसिकली एक नेचुरल गैस फील्ड है ये जो कोलैप्स कर गया था इनटू अ कैवर्न। थोड़ी बैक स्टोरी समझते हैं। बेसिकली तुर्कमेनिस्तान में क्राकुम डेजर्ट है।
अब हुआ क्या कि 1970s में जब सोवियट्स कराकुम डेजर्ट पे ऑयल के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, उन्होंने इस नेचुरल गैस फील्ड को हिट कर दिया। अब ड्रिलिंग के समय हिट हो गया तो क्या हो गया, पूरा का पूरा रीजन कोलैप्स हो गया कैवर्न में। अब साइंटिस्ट ने देखा कि इस रीजन में तो जी बहुत ज्यादा मीथेन है, तो उन्होंने क्या किया कि मीथेन सो दैट एनवायरमेंट में रिलीज ना हो जाए, उन्होंने रीजन को बर्न कर दिया कि इवेंचुअली बर्न आउट हो जाएगा सारा। बट व्हाट दे डिड नॉट एंटिसिपेट कि मीथेन का अमाउंट इतना ज्यादा था कि पिछले 5 डेकेड से ये जो रीजन है बर्न करता जा रहा है। रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी कहा है दैट वी हैव टू फाइंड वेज सो दैट ये फायर एक्सटिंग्विश की जाए, क्योंकि इसके अपने एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग मीन बैक स्टोरी तो मैंने आपको बता दी कि ये गैस क्रेटर जो है तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। कैटेगोरिकली इंडियन एक्सप्रेस में आई भी थी ये बात कि तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक्सपर्ट्स को ऑर्डर किया है टू फाइंड वेव्स कि ये फायर एक्सटिंग्विश कैसे की जा सके। वहां पे कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कि ये जो गैस क्रेटर है ये कराकुम डेजर्ट में लोकेटेड है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के समय बताया भी है। और ध्यान देना, जो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई थी कराकुम डेजर्ट से रिलेटेड, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कराकुम डेजर्ट कौन सी कंट्री में है, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान। और दरवाजा गैस क्रेटर की स्टोरी लाइन की वजह से आपको अब कभी भी नहीं भूलेगा कि कहां पे है, तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको न्यूज जो है इंटर रिलेट करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वाई मैं आपको बताती हूँ। बट बिफोर दैट करेक्ट आंसर पे आते हैं। आपका करेक्ट आंसर है मीथेन। बेसिकली अगर आपको पता है तो सैटर्न जो है मोस्टली इसमें हाइड्रोजन हीलियम होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन हीलियम मीथेन और अमोनिया भी पाया जाता है। जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया, अगर आप ब्रिटानिका पे पढ़ेंगे तो वो ये भी कहेंगे कि जब अर्थ से ऑब्जर्व किया गया तो कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी पाए गए हैं, बट बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। और क्वेश्चन आपसे पूछता है लार्ज क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हीलियम की बात नहीं है। नेक्स्ट नियरेस्ट आंसर आपका मीथेन होगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। ऑल्सो आपने ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन हीलियम जो है मैक्सिमम यहाँ पाया जा रहा है। इवन जो सैटर्न्स के अराउंड रिंग्स भी हैं आप देखोगे, वो भी हाइड्रोजन हीलियम की फॉर्मेशन की बात करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि एक पेपर पब्लिश हुआ है जहां पे मीथेन की बेसिकली बात की जा रही है। तो रिसेंटली 2017 की बात है कि जो कसीनी स्पेसक्राफ्ट है, जैसे कैसिनी स्पेसक्राफ्ट भी आप कहते हो, मीथेन के मून पर भी इन्होंने जो है सैटर्न के मून पर भी जो इन्होंने है मीथेन को डिटेक्ट किया था, रादर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ मीथेन। तो यहाँ भी अगर आपने इस न्यूज़ को भी पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आपने इसका बैकग्राउंड पढ़ा हो तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि आपके सैटर्न पे मीथेन के भी ट्रेसेस जो है पाए जाते हैं। ठीक है जी, और नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ लिया है, कभी भी देर नहीं होती पढ़ाई के लिए। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ज्ञान देगा, आपने उसको बस नोट करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एजियन सी डिस्प्यूट जो है न्यूज में रहा है, कौन सी कंट्रीज इससे जुड़ी हुई है? टर्की ग्रीस इटली, अल्बानिया, क्रोएशिया या मोरक्को एंड सीरिया। तो आपका करेक्ट आंसर है टर्की एंड ग्रीस। मैं आपको तो डायग्राम भी दिखा देती हूँ, रादर इमेज दिखा देती हूँ, आपको याद रहेगा। एजियन सी की एक तरफ देखिए टर्की है, एक तरफ ग्रीस है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एजियन सी डिस्प्यूट आज से ही रहा है। बेसिकली मैरिटाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट इनका कई ज़्यादा वर्षों से चला आ रहा है। आप देखोगे एजियन सी में कुछ आइलैंड्स भी हैं, उन पर भी इनका अधिकार है, इस पर भी हमेशा से डिस्प्यूट रहा है, राइट। अब अगर मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊं, आपको यूएन क्लॉज पता है। यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंगली किसी भी कंट्री की बेस लाइन के 12 नॉटिकल माइल्स तक उस पर्टिकुलर कंट्री का टेरिटोरियल सी है, वहाँ के एयर स्पेस पे, हर एक दूसरी चीज़ पे उस कंट्री का राइट है, राइट। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपकी एयर स्पेस राइट को भी बताते हैं। अब दिक्कत कहाँ है? 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम है ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा पुराना है, राइट, बहुत ज़्यादा पुराना है, इतना पुराना कि तब यूएन क्लॉज भी नहीं आया था, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बहुत सारी ट्रीटीज हुई हैं टर्की और ग्रीस के बीच में कि ये जो मैरिटाइम रीजन है किसका पास होगा, ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे किसके पास होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू टर्की जो है
या रादर ये न्यूज में क्यों रहा है, टर्की ने कहा है कि भाई ग्रीस बहुत सारे इन आइलैंड्स को यहाँ पे मिलिटराइज कर रहा है। अब टर्की के अकॉर्डिंगली जब ये ट्रीटीज हुई थी और इनमें से कुछ आइलैंड्स ग्रीस को दिए गए थे, तो ये बात हुई थी कि ये आइलैंड्स जो है मिलिटराइज नहीं किए जाएंगे। अब ग्रीस कह रहा है ये तो इंटरप्रिटेशन ही गलत है। पहला इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि टर्की ने यूएन क्लॉज को साइन ही नहीं किया है, उससे जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो ये जो टेरिटोरियल सी का कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से वो इसको मानता भी नहीं है। तभी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनमें 6-6 नॉटिकल माइल्स की डिस्कशन है, जबकि एक्चुअल डिस्कशन कितनी होनी चाहिए, 12 नॉटिकल माइल्स की। तो ऐसे बहुत ज्यादा रीजन्स हैं जिनमें कि टर्की और ग्रीस के 6-6 नॉटिकल माइल्स एक दूसरे के पास है। सो बिकॉज यूएन क्लॉज से भी ये दोनों जो है पैसिफाई या इशू रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, ये भी एक कंसर्न रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि कुछ आइलैंड्स को ग्रीस डीमिलिटराइज कर रहा है। टर्की कह रहा है कि भाई ग्रीस तो वायलेशन कर रहा है ट्रीटीज की। जब आइलैंड्स को ग्रीस को दिया गया था तो कंडीशन थी कि आइलैंड्स मिलिटराइज नहीं किए जाएंगे। ग्रीस मेंटेन करता है कि टर्की ने भाई मिस इंटरप्रेट किया हुआ है ट्रीटीज को। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये जो पूरा डिस्प्यूट है काफ़ी पुराना है, पहले भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है, बट बिकॉज टर्की जो है एक सिग्नेटरी नहीं है, तो अल्टीमेटली ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मैरिटाइम वाटर्स किसके पास है। तो जिस वजह से टेरिटोरियल वाटर्स कौन से हैं, उस रीजन में किसका नेशनल एयर स्पेस होगा, किसका इकोनॉमिक जोन होगा, किसकी मिलिट्री एक्टिविटी होगी, ये भी जो है डिसाइड नहीं किया जा पा रहा। ऑल्दो जस्ट टू गिव यू फेयर आइडिया, बहुत सारी लेट्स से एमिकेबली कोशिश की जा रही थी 1998 से 2010 के बीच में कि जो है ये सॉल्यूशंस लाए जाएं, रिजॉल्व किया जाए, लेकिन अभी भी जो है ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं। और 2022 में फिर से, क्योंकि टर्की का कहना है कि ग्रीस इन आइलैंड्स को मिलिटराइज कर रहा है, फिर से ये चीज़ें न्यूज़ में रही हैं एंड स्टिल एजेंसी में टेंशन जो है बनी हुई है। ठीक है जी। तो कहानी तो मैंने आपको इसलिए बता दी सो दैट आपको बैकग्राउंड याद रहे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपसे पूछा जाता है एजेंसी डिस्प्यूट में कौन सी कंट्रीज है, आपका आंसर होना चाहिए ग्रीस एंड टर्की। ठीक है जी। तो आई होप हमने कुछ नया सीखा है आज। बट बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स प्रोग्राम। ना आई ऑलवेज टेल यू कि हमेशा जरूरी है किसी भी टॉपिक को प्री के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना, मेंस के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना, बैकग्राउंड से पढ़ना। दैट्स व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू। मई में हमने जो है ये कोर्स लॉन्च किया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी हर हफ्ते आपसे हर टॉपिक का प्री प्लस मेंस एनालिसिस करेगी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इन लेक्चर्स के हर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। वॉच द डेमो लेक्चर्स एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वी हैव टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस। जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट। पूरे साल भर के लिए आपको उस सब्जेक्ट का कंटेंट, क्विज, इवन द ईयरली करंट अफेयर्स जो है दिए जाएंगे। यू कैन अगेन कॉल एट आवर हेल्पलाइन नंबर्स और आप जो है सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप हमने कुछ नया सीखा है। हर मंडे को कुछ ना कुछ नया सीखते हुए आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों। कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।